सब्जेक्ट जूलॉजी एंड बॉटनी, टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया बाय अमित दुबे सर। स्टूडेंट, मैं अमित दुबे श्रीमती शीतल बड़ोनिया बालिका इंटर कॉलेज से आज लेकर आए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिया है माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यह टॉपिक आपका 11th बॉटनी तथा 12th जूलॉजी दोनों में यह टॉपिक लिया गया है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले एक आपको मोटिवेशनल क्विज देना चाहता हूं, जो यह है जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। ध्यान से सुनना, जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। इसी के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। इसका जो आपका फर्स्ट बिंदु बनेगा या फर्स्ट पॉइंट बनेगा वह यह बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है? कॉन्ड्रियोसोम। इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, इसमें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। प्रत्येक कोशिका में गोलाकार, अंडाकार, क्षणनुमा अनेकों कोशिकांग पाए जाते हैं तथा जो भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायता करते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रत्येक कोशिका में अनेकों कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग, उसकी नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अनेकों कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। अब वह गोलाकार भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, छड़नुमा भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी कोशिकांग भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायता करते हैं, भोजन का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायता करते हैं, ऐसी कोशिकांग को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई। नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये लिखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई है वह लगभग 2 से 5 माइक्रोन तथा इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो मोटाई होती है वह 0.5 से 1 माइक्रोन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तथा मोटाई लगभग 0.5 से 1 माइक्रोन होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया और माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत वर्णन किसने किया। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो पॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, जो एक और अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत वर्णन किया, मतलब उन्हें विस्तार से माइटोकॉन्ड्रिया को समझाया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है या उसकी जो संरचना है उस संरचना को हम पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर हम पॉइंट बोलेंगे और उसी पॉइंट के अनुसार ही हम उसका स्ट्रक्चर का निर्माण, यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाएंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम उसकी संरचना का निर्माण करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है, आपको ये नहीं देखना है कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया पहले से हमने देख लिया कि हमें कैसा बनाना है। हमें यह करना है कि जो हम पॉइंट बोलेंगे उसी पॉइंट से हम इसकी संरचना का निर्माण करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी कला युक्त कोशिकांग, अर्थात
माइटोकॉन्ड्रिया पर दो कलाएं पाई जाती हैं। पॉइंट ने हमें जो बोला वही हमें इस बोर्ड पर करना है। उनने कहा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला युक्त कोशिकांग है, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला युक्त कोशिकांग है, तो हमने ये दो कलाएं बना दी। ये क्या कर दी हमने? दो कलाएं बना दी, क्योंकि उनने कहा है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला युक्त कोशिकांग है, तो हमने यहाँ पर दो कलाएं बना दी और इनको हमने नाम दे दिया। ये बाह्य कला हो गई, बाह्य कला, और ये हो गई कौन सी? अंतः कला, अंतः कला, या इसी को हम आंतरिक कला भी बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम कहेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की दो कलाएं हैं, इसकी जो बाहरी कला है, बाहरी कला तो सपाट है। सपाट का मतलब कि जैसी है वैसे ही है, लेकिन जो आंतरिक कला है या अंतः कला है, उस आंतरिक कला पर उंगली की भांति प्रवर्ध पाए जाते हैं। उंगली की भांति क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो अब इस पॉइंट में इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बाह्य कला तो सपाट है, लेकिन जो आंतरिक कला है, इस आंतरिक कला पर, आंतरिक कला कौन सी है? ये वाली आंतरिक कला पर उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। उंगलियां सभी जानते हैं, उंगली जैसे क्या पाए जाते हैं? इन पे प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो अब हमें बाह्य कला तो सपाट है, इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो आंतरिक कला है इसको हम साफ करके उंगली जैसे क्या बनाएंगे? प्रवर्ध बनाएंगे। इसमें उंगली जैसे क्या बनाएंगे? हम प्रवर्ध बनाएंगे। तो बाह्य कला कैसी है? सपाट है, लेकिन जो आंतरिक कला है, आंतरिक कला पर उंगली की भांति क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये आपका कौन सा? दूसरा पॉइंट रहेगा। जो पॉइंट हम बोलेंगे उसी के अनुसार हम इस चित्र को बनाएंगे या इस स्ट्रक्चर का वर्णन करेंगे। तो अब हमने देखा कि इसकी जो बाहरी कला सपाट है, लेकिन दूसरे पॉइंट में ने बोला कि आंतरिक कला पर उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये देखो, ये देख रहे होंगे, ये क्या है? उंगली जैसे प्रवर्ध हैं। इन जो ये उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट से अपना इतना चित्र बन गया या स्ट्रक्चर इतना बन गया। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे क्रिस्टी पर। अब हमें ये पता चल गया क्रिस्टी कहाँ है, तो जो उंगली जैसे प्रवर्ध है इन्हीं को क्या कहेंगे? क्रिस्टी। अब इस पॉइंट में कहेंगे क्रिस्टी पर उंगली, क्रिस्टी पर छोटे छोटे रैकेट की भांति कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रैकेट की भांति कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी पर, क्रिस्टी कहाँ है? ये है क्रिस्टी पर। देखो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे रैकेट की भांति कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रैकेट की भांति कण पाए जाते हैं। इन कणों को हम F1 कण, F1 कण या ऑक्सीसोम, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथे पॉइंट में हम कहेंगे दोनों कलाओं के बीच में, दोनों कलाएं कौन कौन सी? एक बाह्य कला और एक अंतः कला या आंतरिक कला। दोनों कलाओं के बीच में जो ये खाली स्थान पाया जाता है या जो रिक्त स्थान ये पाया जा रहा है, उसे हम अंतः कला अवकाश कहते हैं। अंतः कला अवकाश, अवकाश कहते हैं। तो चौथे पॉइंट में हमने ये देखा कि बाह्य कला और अंतः कला के बीच में जो ये खाली स्थान पाया जाता है या रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे हम अंतः कला अवकाश कहते हैं। पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीव द्रव्य भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या भरा होता है? जीव द्रव्य भरा होता है। ये बात माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये जीव द्रव्य या ये तरल पदार्थ भरा होता है, मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है या माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीव द्रव्य भरा होता है या मैट्रिक्स भरा होता है, उस मैट्रिक्स में
उस मैट्रिक्स में 70 इस प्रकार के राइबोसोम तथा डीएनए भी बिखरे होते हैं। तो इसमें डीएनए या मैट्रिक्स में डीएनए या 70 इस प्रकार के राइबोसोम बिखरे होते हैं। तो ये हो गया आपका डीएनए और ये हो गया 70 इस प्रकार के राइबोसोम ये बिखरे होते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट बचा, लास्ट पॉइंट यह है कि राइबोसोम और डीएनए की उपस्थिति के कारण इसे अर्धस्वायंत्र कोशिकांग या कोशा के अंदर कोशा कहा जाता है। तो ये आज का टॉपिक था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डेफिनेशन पढ़ी, उसकी खोजकर्ता को पढ़ा और उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा। एक बार नहीं, इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको स्ट्रक्चर उसका समझ में ना आ जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।